आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण विभाग से जुड़े सभी लाभकारी योजनाओं की अनभिज्ञता के कारण बहुत से योग्य और ज़रूरतमंद लोग अनिवार्य लाभ से वंचित रह जाते हैं और लाभकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं हो पाता है। इसी के निदान हेतु पटना के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह पटना जिला अंतर्गत कल्याण विभाग से संबंधित चलाई जा रही सभी जन कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हें फेसबुक लाइव पर। नमस्कार, मैं राणा वैद्यनाथ कुमार सिंह जिला कल्याण पदाधिकारी पटना की तरफ से मैं कल्याण विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन पटना के फेसबुक पेज से लाइव हूँ। सबसे पहले मैं कल्याण विभाग से संबंधित जो जिला में संरचना है और कल्याण विभाग से जुड़े हुए अन्य विभाग हैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि जिला में कल्याण विभाग से जुड़े हुए कौन कौन से लोग मिलते हैं, किस किस तरह के पदाधिकारी जिला स्तर पर कार्य करते हैं। कल्याण विभाग 4 तरह का कल्याण विभाग है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इसके जिला स्तरीय पदाधिकारी के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी पटना कार्य करते हैं। उसी प्रकार से पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति कल्याण विभाग, इसके भी कल्याण पदाधिकारी के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी पटना, जो आजकल डीबीओ के नाम से जाने जाते हैं, वो कार्य करते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण के भी पदाधिकारी जिला स्तर पर कार्य करते हैं। यहाँ 4 पदाधिकारी समाज कल्याण से कार्य करते हैं। सबसे पहले डीपीओ आईसीडीएस होते हैं, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं वगैरह का काम को देखते हैं। उसके अलावा एडीएसएस होते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन, कबीर अंत्येष्टि योजना, ये सब चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन होते हैं, जो बाल गृह वगैरह ये सब चीज़ों को देखते हैं। और इसके अलावा सहायक निदेशक दिव्यांग होते हैं, जो दिव्यांग से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू करते हैं। यानी समाज कल्याण विभाग से 4 पदाधिकारी जिला स्तर पर कार्य करते हैं, ये देखते हैं। इसके अलावा चौथा जो विभाग है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जिला स्तर पर कार्य करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, इसका ओरिजिन जो है 1 अप्रैल 2007 से हुआ है और उस वे में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के रूप में ये विभाग कार्य कर रहा है और उसके तहत कल्याण पदाधिकारी अपनी अपनी जगहों पर कार्य करते हैं। जिला में जो इनके स्ट्रक्चर हैं, जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी होते हैं, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी होते हैं और प्रखंड स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होते हैं। और इसके अलावा पंचायतों पे विकास मित्र के रूप में बहुत सारे विकास मित्र कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको विभाग की संरचना और विभाग का जो सेटअप है, हायरार्की है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पटना जिला में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या क्या है, उनके लिटरेसी रेट क्या है, इसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। 2011 के जनगणना के अनुसार पटना जिला में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9,20,918 है, जिसमें 4,82,088 पुरुष हैं और 4,38,830 महिलाएं हैं। इसी प्रकार से 1,61,205 परिवार पटना जिला में अनुसूचित जाति के वास करते हैं। इनमें जो साक्षरता का जो ये है 3,88,136 लोग 2011 जनगणना के अनुसार साक्षर हैं। अनुसूचित जनजाति में, चूंकि यहाँ पटना जिला में नहीं है, लेकिन पटना एक कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारे लोग बाहर से माइग्रेट करके भी आके रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिला में 9,069 अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें 4,717 पुरुष हैं और 4,352 महिलाएं हैं। कुल इनके 1,750 परिवार पटना जिले में निवास करते हैं। जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में 6,234 लोग साक्षर हैं। ये एक डेमोग्राफिक स्टेटस है जो पटना में SC/ST का है, जिसको लेकर हम लोग काम करते हैं, जिससे विभाग की योजनाओं का संचालन करते हैं। अब हम लोग विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में एक एक करके जानकारी देना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पर पटना जिला में जो विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। यह अधिनियम अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 का है और इसकी नियमावली 1995 की बनी हुई है। ये अत्याचार अधिनियम के तहत वैसे लोग जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति से हैं
उनके विरुद्ध अगर कोई भी आपराधिक कृत्य होता है, किसी प्रकार का है, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है और उसके तहत हम लोग पीड़ित परिवार को मुआवजा देते हैं। 46-47 प्रकार के प्रावधान हैं जिसके तहत अलग अलग तरह के मुआवजा राशि निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। उन मुआवजा राशि को हम लोग अलग अलग किस्तों में, जैसे बहुत सारे मामले में हम लोग FIR दर्ज होते के साथ ही देते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमको FIR प्लस मेडिकल की ज़रूरत होती है, उनका आने के बाद प्रथम किस्त देते हैं। और हत्या जैसे केस में जब उनका ये हो जाता है तो FIR प्लस हम लोग पोस्टमार्टम, इसके आधार पर हम लोग देते हैं। हत्या में 8,25,000 रुपया देते हैं, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 4,12,500 रुपया देते हैं और दूसरा जब कन्विक्शन हो जाता है तब हम लोग उनको देते हैं। तो इस तरह से ये प्रावधान बनाए गए हैं। साथ के साथ इसके अलावा इनकी सुविधाओं के लिए पटना जिला में अनुसूचित जाति के थाने भी बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के थाना भी संचालित किया जा रहा है, विशेष कोर्ट भी है और विभाग के द्वारा लोक अभियोजक भी हैं जो उनके माननीय न्यायालय में मामलों को देखते हैं, रखते हैं और तरीके से उनका ये करते हैं। ये चाहे पुलिस जांच हो या न्यायालय में गवाह का या साक्षी का आना जाना होता है, उसके लिए भी यहाँ पर इस एक्ट के तहत, इस नियमावली के तहत उनको प्रावधान है कि जब भी वो आएंगे किसी भी न्यायालय में गवाह के रूप में, तो आने का 100 रुपया, जाने का 100 रुपया प्लस एक दिन की न्यूनतम मजदूरी जो आज के समय में 388 है, करीब 588 रुपया टोटल एक दिन का हम लोग दे करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उनको हर एक वे में प्रोटेक्शन देते हैं। लोक अभियोजक उनके कोर्ट में मामलों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला अंतिम परिणाम तक पहुंचे। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उन मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवारजनों को, आश्रितों को, एक आश्रित को रूल 15(1) के तहत नौकरी देने का भी प्रावधान है। पटना जिला में अभी तक हम लोगों ने एक व्यक्ति को नौकरी दिया है जो अभी वर्तमान में बाढ़ अनुमंडल में पदस्थापित हैं। ऐसे 3 मामले अभी और हैं जो हम लोगों ने अनुकंपा समिति में इस पर अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही उन लोगों को भी सरकार की नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा उनके परिवारजनों को हम लोग पेंशन भी देते हैं। वो पेंशन 5,000 रुपया बेसिक है, प्लस सरकारी कर्मियों को जो DA मिलता है, जैसे अभी 46% मिल रहा है, तो 46% उसके ऊपर से अतिरिक्त दिया जाता है। यानी सब जोड़ जाड़ के 5,000 प्लस 46% DA, 5,000 का 46%, वो राशि हर महीने हम लोग देते हैं। ऐसे पेंशनरों की संख्या भी पटना जिला में 76 है। 76 लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं और ये योजना का लाभ यहाँ काफ़ी है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से, जिला पदाधिकारी की ओर से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को हम लोग ले रहे हैं और यही रिजल्ट है कि इस साल 2023 में अभी तक हम लोगों ने कुल 814 मामले हम लोग को मिले और 814 में 814 मामलों का हम लोगों ने स्वीकृति किया और उनको भुगतान किया। अभी तक जितनी राशि इसमें हम लोगों ने भुगतान किया है वो 4,51,27,000 रुपये है। यानी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी दूसरी योजना जो कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, वो योजना है आवासीय विद्यालय की। हमारे पटना जिला में 3 आवासीय विद्यालय पूर्व से संचालित हैं, जिसमें एक गायघाट में है, दूसरा पुनपुन में है और तीसरा मसौड़ी में है। गायघाट, पुनपुन पिपलावा में है। ये तीनों विद्यालय में 720 की क्षमता है। गायघाट का विद्यालय मेरा लड़कियों का विद्यालय है, पुनपुन का विद्यालय बालक का विद्यालय है और पिपलावा का विद्यालय का नया बिल्डिंग इसी साल हस्तगत किया गया है और आगे से उसमें को एजुकेशन चलाने की व्यवस्था है। 360 लड़के और 360 लड़कियां दोनों मिलाकर 720 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था वहाँ की गई है। इन विद्यालयों में सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। एक बार क्लास 1 में एडमिशन अगर हो जाता है तो क्लास 12 तक पढ़ाने की व्यवस्था है। यहाँ नामांकन क्लास 1 और क्लास 6 में करने का प्रावधान है। क्लास 1 में नामांकन लॉटरी सिस्टम से होता है और क्लास 6 में जो नामांकन होता है वो राज्य स्तर पर टेस्ट आयोजित किया जाता है। उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका नामांकन किया जाता है। इनकी सारी सुविधाएं, एक बार अगर ये बच्चे इस स्कूल में आ जाते हैं, नामांकन हो जाता है, तो इनका 12 तक पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। इनके आवासन की भी व्यवस्था है।
वहाँ पर बेड बिस्तरा वगैरह सारा कुछ, आरओ वाटर, जितनी सुविधाएं हो सकती है सब वहाँ पर दिया गया है। इसके साथ जो उनकी भोजन की व्यवस्था है, ये जीविका के माध्यम से, दीदी की रसोई के माध्यम से उनको भोजन की व्यवस्था पटना जिला में सभी स्कूलों में दी जा रही है। इसके अलावा पठन पाठन के लिए भी जो विद्यालय हैं, नियमित रूप से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। योग्य शिक्षक यहाँ पदस्थापित हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेज हैं, कंप्यूटर रूम बनाए गए हैं, लाइब्रेटरीज बनाए गए हैं, पुस्तकालय हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नियमित रूप से स्मार्ट क्लासेज चलाए जा रहे हैं। इनके खेल कूद के उत्तम प्रबंध किए गए हैं। पठन पाठन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारे चीज़ संचालित किए जा रहे हैं और इन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं। पिछली बार हमारे गायघाट स्कूल में 116 में से 110 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न +2 में आए थे और जो 6 बच्चे सेकंड डिवीज़न भी आए थे वो भी काफ़ी 1-2% से ही कम रह गए थे। और इस बार फिर से 15 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम होने जा रहा है और 1 मार्च से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से कमर कस के बैठे हुए हैं कि बहुत बेहतर प्रदर्शन हम लोग अपने विद्यालय से अपने बच्चों का देंगे। इसके अलावा यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रहना खाना पीना सब कुछ तो मुफ्त है ही, लेकिन हर साल उन बच्चों को हम लोग अलग से डीबीटी के माध्यम से कुछ राशि देते हैं, जिससे वो वस्त्र वगैरह, चादर वगैरह, पठन पाठन की सामग्री वगैरह ये सब क्रय कर ले, मेडिकल का ये सब क्रय कर ले। ये जो राशि हम लोग देते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक 10,410 रुपये और 6 से लेके 12 तक 10,840 रुपये देते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसके अलावा बिहार सरकार ने अभी एक योजना बनाई है कि जहाँ भी जनसंख्या 50,000 अनुसूचित जाति का होगा वहाँ एक नया विद्यालय बनाया जाएगा। इसके तहत पटना में 3 जगह चयनित किए गए हैं। वो हैं आपके एक फुलवारी शरीफ में, एक पटना सदर में और एक है मसौड़ी में। तीनों की ज़मीन जिला प्रशासन ने प्राप्त करके विभाग को हैंडओवर कर दिया है। तीनों जगह पर कार्य प्रारंभ हो गया, टेंडर की प्रक्रिया में है। ये 3 विद्यालय और आ जाते हैं तो पटना जिला में कल्याण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय 6 का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। इन योजनाओं के अलावा एक अतिरिक्त योजना और भी कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, वह है छात्रावास योजना। छात्रावास योजना वैसे बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है कि जैसे 1 से लेकर 12 तक हम लोग स्कूल में तो पढ़ा देते हैं, 12 या 12 के बाद के जो कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था कल्याण विभाग करती है। उसके लिए बड़ी बड़ी हॉस्टल बनाई गई हैं। कल्याण विभाग के द्वारा पटना जिले में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का 8 हॉस्टल संचालित है। 8 हॉस्टल में ये करीब 900 बच्चे के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए यही है कि उनको किसी न किसी पटना में स्थित जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें नामांकन कराने की आवश्यकता है और नामांकन जब हो जाता है तो जैसे जैसे हॉस्टल में सीट रिक्त होता है उसका विज्ञापन जिला कल्याण कार्यालय द्वारा निकाला जाता है और उस विज्ञापन के विरुद्ध जब उनके आवेदन आते हैं तो जिला स्तरीय चयन समिति है जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। उसकी बैठक आहूत करके बच्चों का चयन किया जाता है और चयन करने के बाद कमरा और बेड आवंटित किया जाता है। इन हॉस्टल में भी रहने वाले बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। उनके बेड, बिस्तरा, सिक्योरिटी, सीसीटीवी, आरओ वाटर, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। बहुत ही बेहतर व्यवस्था है और हमेशा ये हमारे जो छात्रावास हैं 100% भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए भी सरकार 2 अलग से योजनाएं संचालित कर रही है। एक तो हर एक बच्चों को जो आवासित छात्र हैं उनको 15 केजी अनाज मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत दिया जाता है, जिसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं दिया जाता है। और इसके साथ ही एक मुख्यमंत्री अनुदान योजना भी संचालित है। जो भी छात्रावासी छात्र हैं उनको 1-1 हज़ार रुपया प्रत्येक माह उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। ऐसे 8 हॉस्टल हमारे यहाँ पर संचालित हैं, जिसमें 3 महेंद्रू में है, एक सैदपुर हॉस्टल है, एक मगध महिला कॉलेज के कैंपस में एक मेरा महिला हॉस्टल है, एक लोहिया नगर में है और एक बाढ़ में है, एक बांकीपुर में है। ये कुल 8 हॉस्टल हैं। इसके अलावा
बिहार सरकार ने एक नई स्कीम भी शुरू की है। उसके अनुसार जहां भी 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहां पर नया हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत पटना में 13 जिले चिन्हित हैं, 13 हॉस्टल के लिए जगह चिन्हित हैं। उस 13 के लिए हम लोग प्रयासरत हैं जमीन प्राप्त करने के लिए। जैसे ही जमीन प्राप्त हो जाता है 13 अतिरिक्त हॉस्टल हम लोग और बनाएंगे, जिससे यहाँ पर और बच्चों के रहने की आवासन क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक लाभ उनको दिया जा सकेगा। इन योजनाओं के अलावा जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, यूपीएससी और बीपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी विभाग ने योजना चलाई है। उसको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कहते हैं। जो बच्चे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको एकमुश्त 50,000 रुपये की राशि कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है, जिससे कि वो मेंस की प्रिपरेशन बढ़िया से कर सके, किताब वगैरह स्टडी मटेरियल परचेज करना वो कर सके। इसी प्रकार यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ से 1 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। इसके अलावा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए विभाग के माध्यम से प्राक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। अभी पटना साइंस कॉलेज में प्राक प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। उसमें एक साथ 2 बैच कराया जाता है। प्रत्येक बैच की कैपेसिटी 60 का है, यानी 120 बच्चे 2 बैच में एक साथ पढ़ सकते हैं। एक बैच का जो ड्यूरेशन है 6 महीने के लिए रखा जाता है और इसमें नामांकन पेपर में विज्ञापन देकर आवेदन मांगे जाते हैं और उसका एक रिटन टेस्ट करके उनका सिलेक्शन किया जाता है। इन केंद्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो पटना जिला के रहने वाले हैं तो उनको 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रत्येक माह दी जाती है और पटना जिला से अगर बाहर के रहने वाले हैं तो उनको 3000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रत्येक माह दी जाती है। अभी जो पटना जिला में प्राक प्रशिक्षण केंद्र अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो संचालित की जा रही है, उसमें बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए 2 बैचों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ भी पठन पाठन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक इसके निदेशक होते हैं, कुछ स्टाफ होते हैं जो निदेशक के द्वारा ही रखे जाते हैं और फैकल्टी की सुविधा निदेशक अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट जो अच्छे टीचर उपलब्ध हैं उन टीचर से यहाँ उनके क्लासेस लिए जाते हैं और इन केंद्रों में अच्छी पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। अच्छे फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाया जाता है और पानी वानी जो भी अच्छा स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर सारी की व्यवस्था की गई है जो उनके प्रिपरेशन में काफ़ी सहयोग करता है। और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस केंद्र से बहुत ही सफलतम बच्चे निकले हैं जो आज कई सारे विभागों के अच्छे पदों पर आसीन हैं। इसके अलावा विभाग के द्वारा स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर जो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान CIMP है वहाँ भी संचालित किया जा रहा है। वहाँ पर भी 60 के बैचेज चलाए जाते हैं। 6 महीने का ही ड्यूरेशन है वहाँ भी और वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनको कैट मैट ये सब जो मैनेजमेंट के बड़े संस्थान हैं उसके एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है ताकि वो बड़े संस्थानों में एंट्रेंस क्वालिफाई करें और अच्छे संस्थानों से करके अच्छे कंपनियों के अच्छे पदों पर आसीन हो सके। ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति की योजना भी संचालित की जा रही है। अभी वर्तमान में इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 2 प्रकार की छात्रवृत्ति संचालित की जा रही है। विभाग के द्वारा इन योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जाती है ताकि जो रिक्वायर्ड हैं, जो लक्षित वर्ग है, उसको इन योजनाओं का 100% लाभ मिल सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के साथ ही संबद्ध बिहार महादलित विकास मिशन है। ये बिहार महादलित विकास मिशन महादलित परिवारों के विकास के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, लगातार नई योजनाएं बनाती है। मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि विकास मित्र का पद बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा सृजित किया गया है।
इनका परम उद्देश्य यही है कि महादलित टोले और जो सरकार की कार्यालय हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, इसके गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, यानी सरकार की योजनाओं को महादलित टोले तक पहुंचाना और महादलित टोले की आवश्यकताओं को सरकार के कार्यालय तक पहुंचाना, ये इनका प्रमुख कार्य है और इसमें ये कार्य कर रहे हैं। बताते हुए बहुत हर्ष है कि पटना जिला में कुल 507 विकास मित्रों का पद सृजित है, जिसके तहत 493 विकास मित्र अभी कार्यरत हैं। बहुत सारे इस विकास मित्रों में से अभी शिक्षक के परीक्षा में अभी उन्होंने सफलता पाई है, तो उन रिक्त पदों पर भी हम लोग जल्दी अभी इनका रिक्ति पूरा करेंगे और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इससे जो उनके अपने जीवन स्तर में तो सुधार हुआ ही है, लेकिन जो हमारे महादलित परिवार हैं उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। आज घर घर तक, महादलित परिवार तक इनके सहायता से राशन कार्ड, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना, पठन पाठन, हर चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है और इनके जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहे हैं। आज विकास मित्रों के कार्यों से खुश होकर बिहार सरकार ने इनके मानदेय में काफ़ी बढ़ोतरी की है। 25,000 रुपया पर मंथ एक विकास मित्र को मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। इन्हीं विकास मित्रों के द्वारा विकास रजिस्टर का भी संधारण किया जाता है। ये विकास रजिस्टर ऑनलाइन रजिस्टर है। इसमें महादलित टोले पे रहने वाले जितने भी महादलित परिवार हैं, प्रत्येक महादलित परिवारों की एंट्री की गई है। उस परिवार में कितने मेंबर हैं, उनके पास क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं उनको नहीं मिली है, कितने लोग काम करते हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं, किस सुविधाओं की उनकी ज़रूरत है, ये सारे का रिकॉर्ड ऑनलाइन इनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ऑनलाइन ही उसका मॉनिटरिंग प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और उसके बाद अनुमंडल जिला कल्याण पदाधिकारी और उसके बाद विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार किया जाता है। ऑनलाइन इंस्पेक्शन किया जाता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है। इसके कारण से बहुत सारी सुविधाओं को उन तक पहुंचाने में काफ़ी लाभ मिला है। इसके अलावा जो बिहार महादलित विकास मिशन है, उसकी एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को, वो है महादलित सामुदायिक भवन सह वर्कशेड योजना। महादलित सामुदायिक सह वर्कशेड योजना अक्सर हम लोग महादलित टोले पे देते हैं। महादलित टोले की बसावट ऐसी है जहाँ बहुत इंटीरियर में है और बहुत सारे ऐसे महादलित परिवार हैं जो डेली अर्नर हैं, जो काम करते हैं पर डे और शाम को जो मजदूरी मिलता है उससे उनका परिवार चलता है। लेकिन प्रकृति की जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव चले, लू चले, बारिश हो, तो वो काम करने नहीं जा पाते या काम बाहर से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक वर्कशेड प्लस उनके सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए सामुदायिक भवन, तो इसीलिए सरकार ने उनके महादलित टोलों पर एक सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण कराने का योजना संचालित किया है। इसके तहत अगर कोई भी अपने घर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो वर्कशेड सामुदायिक भवन में जाके कर सकते हैं, अपने सार्वजनिक जरूरतों को सामुदायिक भवन से पूरा कर सकते हैं। महादलित टोलों पर इनका सामुदायिक भवन बनाने का प्रावधान है। इसके लिए जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि 50 बाई 60 स्क्वायर फीट यानी 3000 स्क्वायर फीट जमीन वहां पर उपलब्ध हो और वहां पर कम से कम 500 महादलित परिवार, 500 महादलित की जनसंख्या या 100 महादलित परिवार का बसावट हो, वहां पर हम लोग ऐसे सामुदायिक भवन देते हैं। पटना जिला में अभी हम लोग जो वर्तमान में 43 योजनाएं संचालित हो रही है, जिसके तहत अभी तक हम लोग ने 14 पूर्ण कर लिया है और आगे आने वाले महीनों में 13 और पूर्ण कर लेंगे। उम्मीद है कि जनवरी तक हम लोग 25 योजनाओं का पूर्ण कर और इनका लोकार्पण करेंगे। तो ये कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की योजनाएं थी जिसकी जानकारी मैंने दिया, लेकिन एज ए जिला कल्याण पदाधिकारी डीबीओ के रूप में मैं पिछड़ी अति पिछड़ी कल्याण विभाग की योजनाओं का भी संचालन करने के लिए जिम्मेवार हूं। उनके पद को मैं देखता हूं, तो वहां भी बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वहां भी हमारे पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के द्वारा भी आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि पटना में 2 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। एक आवासीय विद्यालय हमारा कदमकुआं में है और एक आवासीय विद्यालय मोकामा में है। मोकामा का आवासीय विद्यालय अभी रेंट पर चल रहा है और कदमकुआं का भी जो आवासीय विद्यालय है एक बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन जो सरकार की सुविधाएं दी जा रही है उसके लिए थोड़ा समय जगह कम पड़ रहा है। इसलिए जिला प्रशासन ने दोनों विद्यालय के लिए 5-5 एकड़ जमीन अलग से एक्वायर कर विभाग को दिया है
और उस पर अथमल गोला मोकामा का जो विद्यालय है उसके लिए अथमल गोला में है और अथमल गोला में निर्माण कार्य जारी है। उसी प्रकार से जो कदम कुआं का है उसके लिए बेहटा में जमीन चिन्हित करके विभाग को हैंडओवर किया गया है और वहाँ भी निर्माण टेंडर की प्रक्रिया में है। जो 520 आसन के विद्यालय होंगे, बालिकाओं के ये विद्यालय हैं, यहाँ भी वो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के योजना ये विद्यालयों में दी जा रही है। यहाँ बेड मिस्ट्रेस बेड है, पुस्तकालय है, मैट्रेसेस है, क्लीनिंग वाटर है, आरओ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइब्रेरी हैं, कंप्यूटर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। और यहाँ भी उसी प्रकार से हम लोग इनके खाते में डीबीटी की राशि डालते हैं। 1 से 5 तक 10,410 रुपये और 5 से लेकर 12 तक 10,840 रुपये। इन विद्यालयों में केवल 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक ही कक्षाएं संचालित होती हैं और विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम इनका निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार से बीसीबीसी डिपार्टमेंट के द्वारा छात्रावास की योजनाएं भी पटना जिला में लागू की जा रही हैं। छात्रावास की योजनाओं के तहत पटना जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है जो पटना के कंकड़बाग में 100 आवासन क्षमता है और 100 आवासन क्षमता के विरुद्ध 100 बच्चे वहां पर अभी रह रहे हैं। ये छात्रावास में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी बच्चे के लिए लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस है, कॉमन रूम है, खेलने की अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए वहाँ पर इनके यहाँ भी खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना चल रहा है। वहाँ हम लोग इनको 15 केजी अनाज दे रहे हैं जिसमें 9 केजी चावल और 6 केजी गेहूं देते हैं। यहाँ अनुदान योजना का भी किया जाता है। अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपया प्रत्येक माह हर एक बच्चे के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ मोटिवेशनल क्लासेस भी चलाए जाते हैं ताकि बच्चे को मोटिवेशन दिया जा सके और आगे वो अच्छे अच्छे कंपटीशंस में निकल सके। जो लोग आज अच्छे अच्छे जगहों पर हैं उन्हीं को लाके दिया जाता है ताकि व्यवहारिक रूप से वो देख सकें कि पढ़ने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद उनका भी जीवन में परिवर्तन आएगा और वो आगे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे दूसरा ओबीसी हॉस्टल भी संचालित है जो अब्दुल कयूम अंसारी हॉस्टल है, पटना के रानीघाट में है। वहाँ भी 100 आवासन की क्षमता है। वहाँ भी ये सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। वहाँ भी हम लोगों ने विभाग ने तय किया है कि वहाँ पर आवासन क्षमता को थोड़ा सा और वृद्धि किया जाए और हॉस्टल में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसमें और वृद्धि किया जाए। इसके लिए G+3 नए बिल्डिंग का वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति मिल चुका है, राशि भवन निर्माण विभाग को दी जा चुकी है और वो वहाँ भी ये नया भवन के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही टेंडर होने के बाद वहाँ भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा जिससे और भी आवासन क्षमता बढ़ेगा। प्लस वहाँ भी बच्चों के लिए सेपरेट भोजन कक्ष, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, कॉमन क्लासेस ये सबों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इन बच्चों को खेलने कूदने के लिए, मानसिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हर जो प्रयास है विभाग के द्वारा किया जा रहा है और विभाग के द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास को जिला कल्याण कार्यालय द्वारा उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पटना में प्राक प्रशिक्षण के बीसीबीसी के 2 केंद्र चलते हैं, एक पटना यूनिवर्सिटी का और दूसरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एन कॉलेज में है। वहाँ भी 60 बच्चों का ये बैच है, 6 महीने का ड्यूरेशन है। बीपीएससी की तैयारी वहाँ भी कराई जा रही है और अभी हाल में विभाग ने ये लाया है, योजना लाया है कि जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनको भी 3-3 हज़ार रुपये मासिक छात्रवृत्ति राशि का प्रदान किया जाएगा। यहाँ इन हॉस्टलों में भी कोर्स मटेरियल तैयार करके विभाग के द्वारा दिया जाता है। पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था की जाती है। विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा, जिला के पदाधिकारियों द्वारा निरंतर रूप से इसका अनुश्रवण किया जाता है और उसके तहत वहाँ पर कक्षाओं का संचालन कराया जा रहा है। इसके अलावा पटना जिला में 5 करियर गाइडेंस सेंटर अलग से चलाए जा रहे हैं जिसमें एक चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है जिसमें कैट मैट है। दूसरा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कैट क्लैट और जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है।
तीसरा एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा भी प्रबंधन बढ़िया इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन के एंट्रेंस की कैट मैट की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में नेट और जेई क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करने के लिए वहाँ पर अलग से कक्षाएं चलाई जा रही है। इसी के अलावा वाणिज्य महाविद्यालय में भी नेट और जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करने के लिए अलग से कोचिंग दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें। इसी के अलावा अभी बहुत जल्द ही 1 तारीख को ही अभी राज्य डिजिटल सेंटर का पटना में उद्घाटन किया गया है। ये राज्य डिजिटल सेंटर ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के छात्रावास में ही बनाए गए हैं। इसमें 120 छात्रों के लिए 1 साल के कोर्स रखे गए हैं और इसमें पूरे राज्य भर के छात्र आ सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। यहाँ भी जो बच्चे चयनित होकर आएंगे उनको भी 3-3 हज़ार रुपये देने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कि उनकी उपस्थिति क्लास में 75% की हो। इस प्रकार से बीसीईबीसी और कल्याण विभाग के द्वारा इन सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। बीसीईबीसी विभाग के द्वारा भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत भी बीपीएससी से जो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको 50,000 रुपये की राशि, और जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। तो इस तरह से इन दोनों विभाग का जो संचालित की जा रही कल्याण विभाग के द्वारा, कल्याण विभाग के लक्षित वर्गों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए उन योजनाओं का पटना जिला में संचालित की जा रही है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। धन्यवाद।